हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप लोग। और आज का जो टॉपिक हम सीखना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें सीखना है प्रोडक्शन फंक्शन। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम सीखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन से क्या मतलब है। अगर मैं इस पर्टिकुलर हेडिंग में से ये उठाऊं कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का फंक्शन, इस चीज़ का क्या मतलब है। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ बना रहा है इनपुट लगाकर, भाई अगर आप प्रोड्यूस करोगे कोई चीज़ तो इनपुट की ज़रूरत है, राइट। इनपुट कौन से चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको जो भी इनपुट चाहिए वो कौन कौन से होते हैं। इनपुट को हम दूसरे नाम फैक्टर्स से भी जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन का मूवमेंट है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है। अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो आपका जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन में चेंजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होने पर होता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि साहब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे प्रोडक्शन के, तो दो टाइप के फैक्टर्स हमारे प्रोडक्शन के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेरिएबल। ठीक है। एक होते हैं फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं उन चीज़ों को जिन पर जो आपको कांस्टेंट रखनी होंगी, जो आपको बढ़ानी नहीं है। दीज विल रिमेन फिक्स, राइट। एक पर्टिकुलर लेवल तक शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी ओर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे। फिक्स फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं उन सारे पेमेंट्स को दोज हैव रेगुलर पेमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी स्टाफ की सैलरी, परमानेंट स्टाफ की सैलरी आपको देनी ही देनी है, ये रुकेगी नहीं। क्लियर। हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी लैंड बिल्डिंग का कोई रेंट। हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी आपका लाइसेंस फीस वगैरह है, कोई भी लाइसेंस फीस वगैरह है। हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है। हम इंक्लूड कर सकते हैं लैंड से रिलेटेड कोई भी पेमेंट, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी पेमेंट। तो इन सब चीज़ों को हम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रखते हैं। अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ था, राइट। इवन एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बिल गए थे, फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन बंद था। इवन एट दैट टाइम जो पेमेंट्स गए थे दोज ऑल वर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दीज डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। दीज हैव टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, राइट। तो हम इसमें इंक्लूड इन सबको करते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जिनको इंक्रीज करने से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिनको डिक्रीज करने से हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं रॉ मटेरियल, हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लेबर, राइट। हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जो वर्क बेस्ड पेमेंट करते हैं हम स्टाफ को। अगर हमने स्टाफ को परमानेंट अपॉइंट कर लिया, उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो वो तो साहब हमारा जो है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम टेम्परेरी सैलरी दे रहे हैं तो वो वेजेस ही है, लेबर ही कहते हैं उसको,
राइट। तो रॉ मटेरियल, लेबर या फिर अदर कोई ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं। ओवरहेड्स माने एक्सपेंडिचर, खर्चे, राइट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, उसमें दो पेमेंट होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। एक तो होता है मिनिमम चार्ज, ये तो हमारा फिक्स रहना है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो मत करो, शटर उठाओ मत उठाओ, मिनिमम चार्ज का बिल आपका आता रहेगा। उसके बाद उसमें एक पोर्शन और होता है जो आप पे करते हो, वो होता है वेरिएबल, एज पर कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एज पर कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू पे दैट, वो वेरिएबल पोर्शन होता है। क्लियर। तो इस तरीके के जो भी ओवरहेड्स होंगे उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब थोड़ा हमें बात समझनी है कि साहब प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन किस चीज़ का करते हैं हम? प्रोडक्शन किस चीज़ का करते हैं हम? प्रोडक्शन हम करते हैं प्रोडक्ट का। किसका प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्ट का। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो प्रोडक्ट है किसी भी फर्म के लिए या इंडस्ट्री के लिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। प्रोडक्ट को दूसरे नाम आउटपुट से भी हम जानते हैं, प्रोडक्ट को दूसरे नाम आउटपुट से भी हम जानते हैं। तो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 टोटल प्रोडक्ट, नंबर 2 एवरेज प्रोडक्ट, नंबर 3 मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं टीपी से, एवरेज प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं एपी से, मार्जिनल प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं एमपी से। क्लियर। अब जो टोटल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट हम जो बात कर रहे हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में। क्लियर। हम जो बात कर रहे हैं अभी हम शॉर्ट रन में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो प्रोडक्शन का फंक्शन है वो हम 2 सिचुएशन पे स्टडी करते हैं। एक हम बात करते हैं शॉर्ट रन में, एक हम बात करते हैं लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट रन में जो ये वाले फैक्टर्स हैं, फिक्स वाले, ये फिक्स्ड फैक्टर्स, ये हमारे कांस्टेंट रहते हैं, राइट। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये चेंज होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ये दोनों चेंज होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं, राइट। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर फील्ड है, 1 बीघा आप ले लो, 1 बीघा, वहां पर आप 10 लेबर से काम करा रहे हो। तो हमने ज़मीन तो फिक्स कर दी 1 बीघा, और 10 वर्कर वहां पर काम करने के लिए लगा दिए। क्लियर। अब मैं 10 वर्कर से काम कराऊंगा तो एक पर्टिकुलर आउटपुट आएगा, वो अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, अपनी एनर्जी से काम करेंगे, अपनी सूटेबिलिटी से काम करेंगे। मैं वहाँ पे 1 लेबर और लगा दूँ, 11 कर दूँ, तो थोड़ा आउटपुट ज़्यादा आ जाएगा। 12 लगा दूँ और थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर मैं 100 वर्कर लगा दूँ। उस पर्टिकुलर फिक्स्ड लैंड पे, 1 बीघा पे, क्या ये पॉसिबल है मैं 100 लोगों को काम पे लगा दूँ खेती करने के लिए? नहीं। क्लियर। काम सही होने की बजाय बिगड़ना चालू हो जाएगा अगर आप वहां पर ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर करोगे। क्लियर। एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट सपोज एक दीवार बनानी है, ठीक है। हमने एक राजमिस्त्री को लगाया और एक बेलदार को लगाया। राजमिस्त्री इज स्किल्ड वर्कर, बेलदार इज अनस्किल्ड वर्कर। हमने इन दोनों को काम पे लगाया। अब ये दोनों मिलके आपका जो है 2 दिन या 3 दिन में मान लो बना लेते हैं। सपोज 3 दिन में बना लेते हैं। अब हमने क्या किया, राजमिस्त्री तो एक ही रहने दिया, लेकिन बेलदार हमने बढ़ा दिए, 2 कर दिए, तो वो शायद 2 दिन में बना लेंगे। अब मैं क्या करूं कि
राजमिस्त्री को एक ही रखता हूँ लेकिन बेलदार में 5-6 लगा दूँ वहाँ पे, काम होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो एक लिमिट होती है, वेरिएबल फैक्टर्स की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप उन्हें इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो लिमिट है ना वही शॉर्ट रन है, जो लिमिट है वही शॉर्ट रन है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिक्स फैक्टर्स को फिक्स कर देते हैं, उनको चेंज नहीं करते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स के मूवमेंट से होने वाले प्रोडक्ट आउटपुट में चेंजेस को हम देखते हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, दिस इज दैट। अभी लेकिन लॉन्ग रन में किसी को काम करना है, बड़ा काम करना है, भाई बिल्डिंग बनानी है, तो अब हमारी ये वाली लिमिट खत्म हो गई, एक दीवार की बात नहीं कर रहे हम फिक्स्ड फैक्टर एक जगह की एक दीवार की बात नहीं कर रहे। क्लियर? तो फिर वहाँ पर हम सब कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, हम पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, दीवारें बनेंगी, बहुत सारे रूफ्स बनेंगी, लेंटर डलेंगे, सीलिंग्स डलेंगी, तो बहुत सारे राजमिस्त्री बिल्डर चाहिए, ये लॉन्ग रन की बात हो गई। या फिर हम जैसे 1 बीघा की बात कर रहे थे, उसमें हमने मैक्सिमम 20 लोगों को लगाकर हम खेती करा सकते हैं, लेकिन 100 लगाओगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको खेती बढ़ानी है एग्जैक्टली, तो आपकी जो लिमिट है 1 बीघा की उसको बढ़ाओ और ज़मीन लो, 2 बीघा में खेती करो। क्लियर? 3 बीघा में खेती करो। तो अब वो जो बात है वो ये कि शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल चेंज होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं। राइट? इसमें हम वेरिएबल को घटा बढ़ाकर अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम दोनों को चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करना होता है तो हम लॉन्ग रन में काम करते हैं, लार्ज स्केल लॉन्ग रन के लिए है। राइट? उसे हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं ना वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो साहब टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल आउटपुट की हम बात कर रहे हैं वो कैसे आएगा? टोटल आउटपुट आएगा आपका वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से। क्लियर? वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 10 लेबर्स हैं, 10 लेबर्स प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस। उस फील्ड पे 10 लेबर्स लगाई और 60 kg राइस का प्रोडक्शन हुआ, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 60 kg है। क्लियर? कितना है? 60 kg। तो हम यहाँ पे टीपी को बोलेंगे 60 kg। अब यहीं पर हम एपी निकालते हैं इसका। एपी का मतलब होता है पर वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो भी आपकी वेरिएबल फैक्टर है उसकी पर यूनिट पे आपका आउटपुट क्या है। हमने यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर माना है लेबर को, लेबर के बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं, तो पर यूनिट ऑफ लेबर आपका आउटपुट कितना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्ट को आप जो भी लेबर की यूनिट्स हैं एन, उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल प्रोडक्ट आपका आया 60 kg और टोटल नंबर ऑफ लेबर वहाँ पे लगी थी 10, तो यहाँ पर हमारा 6 यूनिट्स का या 6 kg का आउटपुट आ गया एवरेज। पर लेबर हमारा 6 किलो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्ट इज द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, बाय इंक्रीज ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, या फिर कह लो 1 एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। क्लियर? तो इसका हम फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू TPN minus TPN minus 1, right? TPN minus TPN minus 1. MP stands for marginal product, TPN stands for n number of workers से जो टोटल आउटपुट है वो हमारा TPN है, और n माइनस 1 नंबर ऑफ वर्कर्स या लेबर से जो हमारा टोटल आउटपुट है वो TPN माइनस 1 है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 10
जो लेबर है उन्होंने आउटपुट किया था 60 केजी का, और 11 जब लेबर हमने लगाई तो आउटपुट हमारा हो गया 67 केजी का। क्लियर? 10 वर्कर ने 60 केजी राइस प्रोड्यूस किया और 11 वर्कर्स ने या लेबर्स ने 67 केजी राइस प्रोड्यूस किया। तो जो मेरा ये 11 है इसको मैं n मान लूँगा, n यहाँ पर हो गया 11 और n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 दैट इज 10। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा TP11 माइनस TP10। तो TP11 कितना है मेरा 67 माइनस TP10 कितना है 60, तो 7 केजी आ गया। क्लियर? ये एक सिंपल सिचुएशन है कि जहाँ पर हमारे को जो कनेक्शन दिया है 10 लेबर और 11th लेबर का दिया है, 10 लेबर एंड 11 लेबर का दिया है, जिसका डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करके आपने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया, राइट? तो यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला बनता है। एक और सिचुएशन है उसमें भी मार्जिनल प्रोडक्ट आप सीखो। मान लीजिए आपको जो लेबर दे रखी है वो 10 लेबर का दे रखा है आपको आउटपुट केजी में, ये दे रखा है 60 और फिर दे रखा है 15 का, और वो दे रखा है आपको 80 या 90 कुछ भी दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है मार्जिनल प्रोडक्ट इन दिस। आपको सिखाया बताया पढ़ाया जा रहा है कि साहब चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज आवर मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ये हमें सिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हमारी लेबर कितनी चेंज हुई 5 यूनिट। तो इस सिचुएशन में हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला देखिए आप। इसका फॉर्मूला होता है, इस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट हमें निकालना है तो डेल्टा TP अपॉन डेल्टा N, ये फॉर्मूला लगेगा। चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ लेबर, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ लेबर। तो चेंज इन आउटपुट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 60 से 90 हुआ, 90 माइनस 60 तो 30 यूनिट्स का चेंज हुआ। क्लियर? और लेबर में कितना चेंज हुआ? 10 से 15 हुई, 15 माइनस 10 5 का चेंज हुआ, 30 अपॉन 5 मतलब 6 kg। तो जो पर यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ वो 6 kg का हुआ। इट मेक्स सेंस? क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं, 3 क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो बहुत सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उसको साथ साथ समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम क्या है ये? इस नाम का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज यदि आप करते जाएंगे तो आपके आउटपुट में होने वाले चेंजेस को जो हम एनालाइज करेंगे उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से जानते हैं। तो आप हेडिंग दे सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल। ये सेपरेट एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं तो आउटपुट में होने वाले चेंजेस को हमें एनालाइज करना है। इसके लिए आप स्पेसिफिक वर्ड लिखिए। अच्छा, इसके और भी नाम हैं। इसका दूसरा नाम एक ये भी है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स।
या फिर हम इसको कह देते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। एक और नाम यहां पर हमारे पास दे रखा है फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, इनमें से किसी भी नाम से दिया हो सकता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, these all are the name for the same thing, right? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मैं इन शॉर्ट लिखूंगा LVP। इसमें आप लिखिए इट स्टेट्स दैट as we increase quantity, of one input, keeping other inputs fixed, comma total product, in short TP, initially increases at increasing rate, second, then at decreasing rate, and finally at negative rate। ये जो तीन सिचुएशन आपको बताई हैं, ये तीन स्टेजेस हैं जिसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं शॉर्ट रन के अंदर। आई रिपीट, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर अगर हम केवल एक इनपुट बढ़ाते हैं, इनपुट मतलब कौन सा, वेरिएबल फैक्टर का इनपुट बढ़ाते हैं, और जो फिक्स फैक्टर्स के इनपुट हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं, तो जो हमारा टोटल आउटपुट है वो तीन स्टेजेस में हमें बिहेव करता है हमारे सामने। पहला कि टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से फर्स्ट स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तीसरी स्टेज पे फिर वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है, राइट, नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है, मेरा गिरना चालू हो जाता है। नेगेटिव रेट से इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, मैंने एक बेलदार दो मिस्त्री लगाए, पहले एक बेलदार एक मिस्त्री लगाया, ठीक है, काम चल रहा है। एक बेलदार मतलब एक स्किल्ड दो अनस्किल्ड, दो बेलदार लगा दिए, एक मिस्त्री दो बेलदार लगा दिए तो काम जल्दी होगा। तीन लगा दिए, अब वो बातें करेंगे, आपका आउटपुट वहाँ पर कांस्टेंट होना चालू हो जाएगा। होगा तो सही, लग तो रहा होगा आपको काम कर रहे हो, लेकिन उतना नहीं हो रहा होगा जितना दो के केस में हो रहा होगा, राइट। फिर आप चार कर देंगे तो फिर वो काम एक दूसरे से लड़ेंगे, वो काम करने की बजाय काम बिगाड़ेंगे वो। आप बात समझ रहे हो, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो वेरिएबल फैक्टर्स भी आप एक एक्सटेंड तक इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल फैक्टर्स आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपका आउटपुट मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, राइट। एक पर्टिकुलर कैपेसिटी लेवल होती है। किसी क्लासरूम की आप बात करो तो आप 20 लोगों को बैठा के आराम से समझा सकते हो, वहाँ पे उसकी कैपेसिटी है, तो लर्निंग की एफिशिएंसी वहाँ पे
एडिक्वेट रहेगी, लेकिन आप 25 बढ़ा देंगे, चलो फिर भी ज़बरदस्ती समझ लेंगे, मतलब उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन आप वहाँ पे 20 की जगह पर 40 कर देंगे तो नेगेटिव रिटर्न आएगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, समझने की बजाय वो जो समझा हुआ है वो भी भूल जाएंगे, राइट? तो नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। चलिए इसको डायग्राम से अपन एनालाइज करते हैं। तो हमें जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझना है वो 3 स्टेजेस में समझना है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। हम 3 स्टेजेस यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। तो हमें ये मालूम है कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। एक शेड्यूल बना लेते हैं, फैक्टर्स ले लेते हैं प्रोडक्शन के, यहाँ पर ले लेते हैं फिक्स्ड, यहाँ पर ले लेते हैं वेरिएबल। फिक्स फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं 1 1 1 1 1। वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। फिक्स फैक्टर को हमने चेंज नहीं किया, वेरिएबल फैक्टर्स को हमने इंक्रीज किया एक एक यूनिट करके। क्लियर? अब हम आउटपुट देखते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा टोटल आउटपुट या प्रोडक्ट कितना होगा। आपको बताया गया है कि इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। वो इनिशियली कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीजिंग रेट से। क्लियर? पहले मान लो 10 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, 1 यूनिट ऑफ लेबर से आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। क्लियर? फिर 2 यूनिट आपने लेबर कर दी, एक और बढ़ा दी, तो आपका टोटल आउटपुट हो गया 30 यूनिट। क्लियर? कितने यूनिट? 30 यूनिट। फिर अब हमें दूसरी स्टेज पे आना है, और अगर आप लेबर बढ़ाओगे तो आउटपुट इंक्रीज तो होगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से नहीं होगा, डिक्रीजिंग रेट से होगा। क्लियर? तो मैं यहां मेरा आउटपुट कितना बढ़ा था बताना? 20 यूनिट। तो ये इंक्रीजिंग रेट है। अब मुझे फिर बढ़ाना है तो 20 से कम बढ़ाना पड़ेगा ना, 20 से कम बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने 20 से कम बढ़ाया, 30 से 45 किया, 15। क्लियर? इंक्रीज तो हुआ लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हुआ, राइट? अब 15 का डिफरेंस है, अब मैं और कम बढ़ाऊंगा। मान लो इसमें 7 इंक्रीज किया मैंने तो 52। क्लियर? अब उसके बाद में और मैं अगर लेबर बढ़ाऊंगा तो काम जो हो रहा होगा वो रुक जाएगा, आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसके बाद भी मैं वेरिएबल फैक्टर की यूनिट इंक्रीज करूंगा तो मेरा आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा, राइट? मतलब पहले 52 हो तो अभी रहा था और गिरना चालू हो जाएगा, आउटपुट कम होना चालू हो जाएगा। इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ये हमारी स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, राइट? अभी इसका मार्जिनल प्रोडक्ट और निकालते हैं साहब। अच्छा, एक बात जो समझनी चाहिए यहाँ पर कि इसको टेबल को फ्रेम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इनिशियली वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, मतलब आपको 6 यूनिट तक जाना है, राइट? फिर उसके बाद में 2 2 करके डिवाइड कर देनी है। 2 में आप इंक्रीज करोगे इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज तो करोगे लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद आपका आउटपुट कांस्टेंट होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। इसको नेगेटिव होने वाले को अलग रखते हैं अपन यहाँ पर, राइट? क्योंकि यहाँ तक इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट तक, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर यहाँ पर नेगेटिव हुआ। क्लियर? नेगेटिव हमारा 3rd स्टेज है जिसमें केवल यही आएगा। तो इस तरीके से आप करिए, ठीक है? तो इसको हम 3 मार्जिनल प्रोडक्ट और निकाल लो। मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा हुआ है स्टूडेंट बताइए? पहला वाला तो एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट का 10 है, 10 ही रहेगा, और एक एडिशनल यूनिट आपने प्रोड्यूस की, एक एडिशनल यूनिट आपने इनपुट लगाया, लेबर और बढ़ाई, तो आपका आउटपुट कितना हो गया? 10 से 30 मतलब 20। अभी एक और यूनिट आपने वेरिएबल फैक्टर इनपुट किया तो कितना इंक्रीज हुआ? ये 15, राइट? TPN माइनस 1 जो हमने सीखा है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? अभी यहाँ पर कितना हुआ? 3 से 4 किया आपने तो कितनी इंक्रीज की? 7, और 4 से 5 किया तो
0 इंक्रीज इन आउटपुट, और 5 से 6 एक और यूनिट लेबर की लगाई तो आपका आउटपुट क्या हो गया, -4। ठीक है जी, -4। अभी ये हमारा फेज 1 है, जिसमें कौन सी बात आ रही है जो हमने यहां पर मेंशन की है कि हमारा आउटपुट इनिशियली इंक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। क्लियर? ये हमारा फेज 1 है, ये हमारा फेज 2 है, और ये फेज 3 है। यहां पर हमारा आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। और यहां पर हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आउटपुट इंक्रीज होना बंद हो गया, बल्कि जो प्रोडक्शन किया उसको और खराब कर रहे हैं। राइट? अभी इसका अगर हमें ग्राफ पे शो करना है ये चीज, तो हम क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बना लेंगे, या तो ग्राफ पेपर बना सकते हो या मैनुअली भी बना सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें नीचे आप दिखाओगे वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर या इनपुट, और यहां पर आप दिखाओगे टोटल प्रोडक्ट। क्या दिखाओगे, टोटल प्रोडक्ट, टीपी। अभी आपको मालूम है फिक्स तो हमें शो नहीं करना है, बस वेरिएबल और टोटल, बस केवल दो चीजें शो करनी है। तो वेरिएबल हमारा 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या रहेगा, एक वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6, और टोटल प्रोडक्ट हमारा 10 से स्टार्ट हुआ और 48 तक गया। ठीक है, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 10 प्रोडक्ट के बराबर मान लेता हूं, 10 यूनिट ऑफ आउटपुट, 10 20 30 40 और ये 50। पहले मैं टोटल प्रोडक्ट को शो करता हूं। 1 यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट कितना है मेरा, 10, और 2 यूनिट्स पे कितना है, 20, और 3 यूनिट्स पे कितना है, 15, सॉरी 3 यूनिट्स पे कितना है, 45। टोटल प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ना, 45। 3 यूनिट्स पे है 45, ठीक है, और 4 यूनिट्स पे 52। 52 तो मेरे को आगे लेना पड़ेगा ना 60 तक। तो 4 यूनिट्स हो गया, 1 यूनिट पे 10, 2 यूनिट्स पे 30, और 3 यूनिट्स पे 45, और 4 यूनिट्स पे 52। 52, 50 से 2 ऊपर, हाँ। और 5 यूनिट्स पे, उन पे भी 52, हाँ। और 6 यूनिट्स पे 48, 6 यूनिट्स पे 48, ये 50 से 2 और कम आएगा नीचे। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, इन पॉइंट्स को चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिला हमको। आप देख सकते हैं हमें 3 स्टेजेस मिल चुकी हैं। क्लियर? ये हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से, और फिर उसके बाद में वो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा फेज 1। क्लियर? फिर उसके बाद ये हमारा कांस्टेंट कहाँ तक रहा, ये यहाँ तक 5 यूनिट पे है ना। क्लियर? फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना चालू हो गया। फेज 1, फेज 2, फिर फेज 3।
क्लियर। अभी अगर इस पर आप इसको आप मार्जिनल प्रोडक्ट और शो करोगे तो आपको दिख जाएगा कि रिलेशनशिप टोटल प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या है। एक बार और देख लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और सेकंड पर वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उतना इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले हमारा एकदम आउटपुट 10 से 30 हुआ था, 20 बढ़ा था, फिर 30 से 45, मतलब 15 का इंक्रीज, फिर 45 से 52, 7 का इंक्रीज, फिर कांस्टेंट हो गया। तो मतलब 1 2 3, ये 3 चीज़ें हमारी सेकंड वाले फेज में आई हैं। क्लियर। फिर उसके बाद वो नेगेटिव होना चालू हो गया। इसी पर आप मार्जिनल प्रोडक्ट को भी शो कर सकते हो। 1 यूनिट्स पर कितना है मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा? 10, ये तो यही है। और 2 यूनिट पे कितना है? 20, ये भी यही है। और 3 यूनिट पे कितना है? 15, तो 3 यूनिट पे हमारा आ गया ये यहाँ पर, ठीक है। और 4 यूनिट पे कितना है? 7, 7 10 से कम आएगा ना, मतलब इन दोनों के बीच में आधा 5 होगा, उससे थोड़ा सा 2 ऊपर जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद 0, कितने पर है 0? 5 पर, यहाँ पर है, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 यूनिट पर क्या है? -4, मतलब नीचे, राइट। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये रिलेशनशिप है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट की। मतलब इंक्रीजिंग जो फर्स्ट स्टेज है उस पर टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड फेज है कि टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो उसी टाइम पर मार्जिनल प्रोडक्ट की डेक्लाइन चालू हो जाती है, और जहाँ पर वो कांस्टेंट होता है तो उस पॉइंट पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका आउटपुट 52 था, फिर 52, मतलब दोनों में डिफरेंस 0 हो गया। इस पॉइंट पे वो 0 पे आ गया। क्लियर। और फिर इसके बाद आपका आउटपुट टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव होना चालू हो गया थर्ड स्टेज पे, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला गया 0 से नीचे, -4, राइट। तो ये रिलेशनशिप आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट की है, जिसको आप एनालिसिस में देख सकते हो फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए एज मच एज पॉसिबल, और रिवीजन करिए, अच्छे से सीखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गेट बैक टू यू अगेन।